नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 11 जून 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। टीएनसी में सुपर स्पेशलिटी की लिफ्टें खराब, मरीजों सहित तीमारदारों को झेलनी पड़ रही दिक्कतें। समाचार नंबर 2। 6 महीने बाद डिपोओं में मिलेगा रिफाइंड, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के कारण दामों में बढ़ोतरी, बाजार से सस्ता। समाचार नंबर 3। शूलिनी मेले के नाम पर छपवाई फर्जी पर्चियां, नालागढ़ में प्रिंटिंग प्रेस से जाली पर्चियां बरामद, एक गिरफ्तार। समाचार नंबर 4। प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना हुआ बेहाल, इन 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट। समाचार नंबर 5। दिल्ली लेह रूट पर यात्रा को हो जाएं तैयार, केलांग डिपो देश के सबसे लंबे रूट पर आज से शुरू करेगा बस सेवा। समाचार नंबर 6। प्रियंका गांधी से मिले मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश के राजनीतिक हालात संग सरकार के काम पर भी चर्चा। समाचार नंबर 7। हमीरपुर का नेरी सबसे गर्म स्थान, 43 डिग्री पहुंचा तापमान, मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट में खुलासा। समाचार नंबर 8। हिमाचल सरकार के 2.5 साल किए कई कमाल, सीएम सुक्खू बोले बॉर्डर टूरिज्म शुरू कर की ऐतिहासिक पहल। समाचार नंबर 9। मोदी सरकार के 11 साल में देश का मान बढ़ा, शिमला में बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, दुनिया मानती है भारत का लोहा। समाचार नंबर 10। स्कूलों में लाइब्रेरी की होगी ग्रेडिंग, शिक्षा विभाग ने 5 मानक किए तय, ज्ञान के भंडार का मिलेगा आंकड़ा। समाचार नंबर 1। टीएमसी में सुपर स्पेशलिटी की लिफ्टें खराब, मरीजों सहित तीमारदारों को झेलनी पड़ रही दिक्कतें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी की तीनों लिफ्टें 1 महीने से खराब पड़ी हुई हैं। इसके कारण मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें धरातल से 4थी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार के बाद रैंप या सीढ़ीपों से जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी में ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, कैथ लैब, गैस्ट्रोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी और हेप्टोमोलॉजी विभाग स्थित है और प्रतिदिन लगभग 1000 से ज्यादा मरीज इन विभागों में अपना उपचार करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ मरीज चलने फिरने में असमर्थ होते हैं और उन्हें ऊपर की मंजिलों में स्थित विभागों में जाने के लिए लिफ्ट्स की अति आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर की लिफ्ट सहित अन्य 2 लिफ्टें भी बंद पड़ी हैं। इसके कारण वार्ड बॉयज को भारी सिलेंडरों सहित ऑपरेशन के सामान को कंधे पर उठाकर 4थी मंजिल तथा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तक पहुंचाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मेडिकल स्टोर की सीढ़ियां भारी सिलेंडरों के कारण टूट गई हैं। दूसरी तरफ स्टाफ की लिफ्ट लगभग 1 साल से बंद पड़ी है। प्रशासन का कहना है कि लिफ्टों का मरम्मत कार्य चल रहा है। थोड़ा समय लगेगा, परंतु जल्द लिफ्टों को ठीक कर दिया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा असुविधा न हो। समाचार नंबर 2। 6 महीने बाद डिपोओं में मिलेगा रिफाइंड, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के कारण दामों में बढ़ोतरी, बाजार से सस्ता। हिमाचल प्रदेश में राशन के सरकारी डिपोओं में 6 महीने बाद रिफाइंड तेल मिलेगा। हालांकि इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी यह तेल बाजार से सस्ता मिलेगा। तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी का कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण उपभोक्ताओं को पिछली बार की तुलना में ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकारी डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब तेल बढ़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 से 120 प्रति लीटर मिल रहा था, अब वह तेल 134 लीटर और टैक्स पेयर के लिए 144 प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सीधा सीधा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर पड़े वाला है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उचित मूल्य की दुकान पर 2 तरह खाद्य तेल दिए जाते हैं। इसमें लगभग 80% सरसों और 20% रिफाइंड तेल दिया जाता है।
पिछले कुछ समय से रिफाइंड तेल के टेंडर मैच्योर नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते सरकारी डिपो पर तेल की सप्लाई नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सप्लाई उपलब्ध होगी, मगर इस बार तेल के दाम पहले के मुकाबले बढ़े हुए हैं। NFS और APL परिवारों को रिफाइंड तेल 134 रुपए प्रति लीटर और करदाताओं को 144 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार तेल का दाम काफी बढ़ा हुआ है। समाचार नंबर 3। शूलिनी मेले के नाम पर छपवाई फर्जी पर्चियां, नालागढ़ में प्रिंटिंग प्रेस से जाली पर्चियां बरामद, एक गिरफ्तार। शूलिनी मेले के नाम पर फर्जी चंदा पर्चियां छपवाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया युवक एक डिपो होल्डर का भाई है और इसी ने शहर की एक प्रिंटिंग प्रेस को 1200 से अधिक पर्चियां छापने का आदेश दिया था। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन यह मामला अप्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सरकारी प्रतिष्ठान के नाम के दुरुपयोग पर गहराते सवाल छोड़ गया है। पुलिस की जांच के घेरे में सिविल सप्लाई विभाग का संबंधित अधिकारी और प्रिंटिंग प्रेस संचालक भी है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक शूलिनी मेला के लिए स्थानीय अधिकारी की ओर से डिपो होल्डर के भाई को एक चंदा पर्ची दी गई थी, ताकि वह क्षेत्र में जन सहयोग के लिए चंदा इकट्ठा कर सके, लेकिन वह पर्ची उससे से कहीं गुम हो गई। इसी डर में कि कहीं विभागीय कार्रवाई न हो जाए, उसके भाई ने उसी पर्ची की हूबहू नकल तैयार करवाई और एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस में सैकड़ों नकली पर्चियां छपवा दी। DC सोलन को जब इसकी भनक लगी तो छानबीन शुरू हुई और नालागढ़ शहर की एक प्रिंटिंग प्रेस में छापे के दौरान 1294 पर्चियां बरामद हुई। पर्चियों में शूलिनी मेला कमेटी सोलन के नाम के साथ DC सोलन का मोबाइल नंबर, ईमेल ID और स्कैनर कोड तक छपा था। जांच के दौरान जब एक पर्ची क्रमांक 7201 को स्कैन किया गया तो उसमें DC कम चेयरमैन के खाते की डिटेल सामने आ गई, जिससे इस फर्जीवाड़े की गंभीरता और बढ़ गई। यही नहीं, पर्ची पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी दर्ज नहीं था। पुलिस को दिए बयान में संदीप ने दावा किया कि उसका उद्देश्य किसी प्रकार की ठगी नहीं था, बल्कि वह मूल पर्ची की अनुपलब्धता के कारण घबराहट में प्रिंटिंग प्रेस से 1200 से अधिक पर्चियां छपवा ली। पुलिस खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसने मूल पर्ची जारी की थी। पुलिस थाना नालागढ़ के प्रभारी राकेश राय ने बताया कि इस मामले में पर्ची छपवाने वाले संदीप सिंगला को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया है, उससे पूछताछ की गई है। समाचार नंबर 4। प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना हुआ बेहाल, इन 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट। हिमाचल में गर्मी का प्रकोप जारी है। मैदानी राज्यों में लू चलने की चेतावनी के बीच हिमाचल में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को भी राज्य के कई शहर 40 डिग्री से ऊपर रहे। ऊना जिला का तापमान 44.2 डिग्री, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सुंदरनगर का तापमान भी 40 डिग्री से ऊपर रहा है। हमीरपुर के नेरी का तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने 10, 11 और 12 जून को ऊना जिला के साथ कुल्लू, मंडी तथा सोलन जिला में भी हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन यह क्रम जारी रहेगा और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पूर्वानुमान कहता है कि 13 से 16 जून के बीच में हिमाचल में मौसम बदलेगा और कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। 13 और 14 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में तेज तूफान के साथ बारिश हो सकती है। 15 और 16 जून को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इसलिए 14 जून के बाद ही अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून थोड़ा एडवांस है और 15 से 20 जून के बीच कभी भी पहुंच सकता है। समाचार नंबर 5। दिल्ली लेह रूट पर यात्रा को हो जाएं तैयार। केलांग डिपो देश के सबसे लंबे रूट पर आज से शुरू करेगा बस सेवा। देश की सबसे अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली दिल्ली केलांग लेह रूट पर निगम की बस सेवा बुधवार को दिल्ली से आरंभ होने वाली है। केलांग से लेह के लिए बस बाकायदा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। HRTC के निदेशालय से केलांग डिपो प्रबंधन को इस रूट पर बस चलाने की परमिशन मिल गई है। अब बस सीधी दिल्ली से लेह चलेगी।
गत वर्ष भी HRTC केलांग डिपो ने केलांग से लेह के लिए 12 जून को ही इस रूट पर बस भेजी थी। देश के सबसे ऊंचाई वाले लंबे रूट में यात्री लेह से दिल्ली लगभग 990 किलोमीटर का सफर मात्र 30 घंटों में करीब 1826 रुपए में कर सकेंगे। इस बार किराए में बढ़ोतरी की गई। बस शुरू होते ही बाहरी राज्यों के सैलानी दिल्ली से लेह के लिए निगम बस में सफर कर यहां की वादियों को आसानी से कर सकेंगे। दिल्ली से लेह तक का सफर अब अटल टनल बनने के बाद अब 36 के बजाय 30 घंटों में होता है। HRTC केलांग डिपो के RM आयुष उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली केलांग लेह रूट पर 11 जून से बस सेवा आरंभ हो रही है। 11 जून को दिल्ली से बस चलेगी और 12 जून को केलांग से हरी झंडी दिखाकर लेह के लिए रवाना किया जाएगा। HRTC बस में ऊंचे ऊंचे दर्रों के दीदार। दिल्ली मनाली केलांग लेह मार्ग पर सैलानी 16,500 फुट ऊंचे बारालाचा दर्रे, 15,547 फुट ऊंचे नाकुला दर्रे, 13,480 फुट तंगलांग ला और 16,616 फुट ऊंचे लाचुंगला दर्रे का दीदार करते हैं। यहाँ पर सैलानियों के लिए थोड़ी देर बस को रोका जाता है और सैलानी दर्रे पर फोटोग्राफी का मजा लेते हैं। समाचार नंबर 6। प्रियंका गांधी से मिले मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश के राजनीतिक हालात संग सरकार के काम पर भी चर्चा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा भी हुई। वहीं प्रदेश सरकार के काम पर भी चर्चा की गई। मुकेश अग्निहोत्री ने अपने विभागों की जानकारी भी साझा की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का कुशलक्षेम भी पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री के नाते प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से सरकार लाने में अपना योगदान दिया। दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई है और अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार से फील्ड में काम किया है वह सबके लिए प्रेरणा है। समाचार नंबर 7। हमीरपुर का नेरी सबसे गर्म स्थान, 43 डिग्री पहुंचा तापमान, मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट में खुलासा। IMD इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी मौसम विज्ञान केंद्र की पिछले कुछ समय से आ रही रिपोर्टों से खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला का नेरी क्षेत्र सबसे गर्म स्थल है। दरअसल 2 वर्ष पूर्व यहां स्थापित किए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की रिपोर्टों के बाद सामने आए नेरी के टेम्परेचर ने इसे प्रदेश का सबसे गर्म स्थल बताया है। मंगलवार को नेरी का तापमान 43.3 डिग्री के आसपास रहा। तापमान के लिहाज से नेरी को सबसे गर्म दर्शाने में इस क्षेत्र की साइट और भौगोलिक स्थितियां काफी अहम रोल निभाती हैं। सर्वप्रथम तो यह कि नेरी की समुद्र तल से ऊंचाई 640 मीटर है, जो कि प्रदेश भर के अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे कम बताई जाती है। डुग्गा में स्थापित होगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। जिला मुख्यालय हमीरपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित डुग्गा में भी हमीरपुर और आसपास के तापमान की अब सही जानकारी मिल जाएगी। दरअसल यहाँ भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है। पहले बॉयज स्कूल हमीरपुर में इसके लिए साइट देखी गई थी, लेकिन टेक्निकल कारणों के चलते इसे डुग्गा शिफ्ट किया गया। इसलिए खास है नेरी। हमीरपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित नेरी काफी डाउन प्लेस पर स्थित है। खैर और चीड़ के जंगलों समेत अन्य गर्म वनस्पतियों से घिरे इस स्थान में हार्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री कॉलेज है। दूसरा यहाँ ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान है। इसके अलावा यहाँ कुछ ही दूरी पर हर्बल गार्डन भी है, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हर्बल गार्डन है। पिछले कुछ वर्षों में यह इलाका काफी डेवलप हुआ है। समाचार नंबर 8। हिमाचल सरकार के 2.5 साल किए कई कमाल, CM सुक्खू बोले बॉर्डर टूरिज्म शुरू कर की ऐतिहासिक पहल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का आज 2.5 साल का समय पूरा होने जा रहा है। सरकार के 2.5 साल के इस कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसमें मंगलवार का एक और दिन इतिहास का गवाह बन गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिपकिला दर्रे पर थे, जहां से सामने चीन अधिकृत तिब्बत का बॉर्डर नजर आता है। इसी रास्ते से होकर लोग सालों तक व्यापार भी करते रहे। शिपकिला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को उनकी सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बॉर्डर टूरिज्म को शुरू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल शिवकीला बल्कि किन्नौर जिला के कुछ और स्थान पर भी बॉर्डर तक टूरिस्ट आ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर टूरिज्म को विकसित करने के लिए उनकी सरकार ने और विशेषकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के विशेष प्रयास रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवकीला दर्रा खुलने से वह बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर टूरिज्म पहला पड़ाव है, यहां से अभी शुरुआत हुई है। इसके बाद सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि इस रास्ते के जरिए पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो। उन्होंने कहा कि यहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मात्र 2-3 किलोमीटर का रोड तैयार किया जाना है और गाड़ी से लोग कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा है जो हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्व रखती है। धार्मिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, इसके लिए जल्दी ही वह रक्षा मंत्रालय से बात करेंगे। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद बंद हुए व्यापार को खोलने के लिए भी राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयास करेगी, जिसके लिए यहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से करेंगे बात। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार इस संबंध में प्रयास करती रही है और आज उनके यह प्रयास रंग लाए हैं। जल्दी ही रक्षा मंत्रालय से अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने हमारी बात को सुना है और आज देश भर के लोग यहां बॉर्डर पर चीन अधिकृत तिब्बत सीमा को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। समाचार नंबर 9। मोदी सरकार के 11 साल में देश का मान बढ़ा, शिमला में बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। दुनिया मानती है भारत का लोहा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिमला में केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता में कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर सम्मान की नजर से देखती है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। आज का भारत नया भारत है जो न किसी से डरता है, न झुकता है, न नजर चुराता है और न किसी के आगे हाथ फैलाता है। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल भी मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि दुनिया में जब कोरोना आया तो हमने एक नहीं दो वैक्सीन इजाद की, पर कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री ने न केवल 140 करोड़ जिंदगियों को बचाया, बल्कि 118 देशों को वैक्सीन देकर दुनिया को भी बचाया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी के आह्वान पर दुनिया के 175 देशों ने 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। किसी को विश्वास नहीं था कि भारत G20 सम्मेलन का इतना शानदार आयोजन करेगा, लेकिन मोदी सरकार ने जिस सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन संपन्न करवाया, उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। यूक्रेन रशिया का जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने 23,000 छात्रों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और 28 देशों के छात्र भी हमारा तिरंगा झंडा हाथ में लेकर वहां से सुरक्षित बाहर निकले। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद देश बदला चाहता था और हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार की पावन भूमि से कहा था कि इस घटना को अंजाम देने वालों को मिट्टी में मिला देंगे और ऐसा करके भी दिखाया। यह दुनिया में पहली बार हुआ किसी परमाणु हथियार वाले देश पर इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। हमारी पराक्रमी सेना ने 23 मिनट के अंदर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान के 11 एयर बेस को तबाह कर दिया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारा वित्त वर्ष 2025 से 26 का रक्षा बजट 2,81,000 करोड़ रुपए है, जो 2013 से 14 में लगभग 2,53,000 करोड़ था। पहले भारत को आयातक देश के रूप में जाना जाता था। हमारे पास न बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी और ही न बूट थे, लेकिन अब हमारी सेनाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। पिछले वर्ष हमने रक्षा क्षेत्र में लगभग 23,500 करोड़ रुपए का निर्यात किया। हम दुनिया के 92 देशों को अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं। इस बार का हमारा रक्षा निर्यात का लक्ष्य 50,000 करोड़ का है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। मोदी सरकार का यह 11 वर्षों का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक पीएम मोदी के विचार के साथ विकसित राष्ट्र के लक्ष्य का प्राप्त करेंगे। जयराम बोले, आज पूरी दुनिया में ब्रांड मोदी की चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज पूरी दुनिया में ब्रांड मोदी की चर्चा है। यह चर्चा उनकी अनवरत तपस्या के कारण है, असंभव को संभव कर दिखाने की क्षमता के कारण है। आर्थिक, सामरिक,
वैज्ञानिक और कूटनीतिक उपलब्धियों के लिहाज से यह कार्यकाल अभूतपूर्व है। विकास, गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी का यह सेवाकाल अद्वितीय है। जो पहले कभी नहीं हुआ वह आज संभव हुआ है। यह प्रधानमंत्री का विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। प्रधानमंत्री के स्वर्णिम 11 साल का सेवाकाल इस बात का प्रमाण है कि सेवा से प्रेरित शासन व्यवस्था के द्वारा आम नागरिक के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। संकल्प, साधना और राष्ट्रभक्ति से ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सफल नेतृत्व किया जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 11 साल के कार्यकाल में वह चीजें भी संभव हुई जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज कश्मीर से धारा 370 खत्म है। एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान का सपना साकार हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज से होकर वंदे भारत गुजरती है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़े का एक सदी पहले देखा गया सपना पूरा होता है। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ करोड़ों सनातनियों के 500 साल पुराना सपना साकार हुआ। दुनिया के सबसे बड़े जीवन बीमा से 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री इलाज का सपना पूरा हुआ। समाचार नंबर 10। स्कूलों में लाइब्रेरी की होगी ग्रेडिंग, शिक्षा विभाग ने 5 मानक किए तय, ज्ञान के भंडार का मिलेगा आंकड़ा। राज्य के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों की अब ग्रेडिंग होगी। प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों की ग्रेडिंग करवाने का निर्णय लिया है। किस स्कूल का पुस्तकालय कितना बड़ा है, उसके पास कितना ज्ञान का भंडार है, इसका पता पुस्तकालय की ग्रेडिंग से चल सकेगा। पढ़े के लिए कितना एरिया है, क्या बच्चे यहीं आकर पढ़ते हैं या किताबें भी इश्यू करवाते हैं, इसी तरह कितनी किताबें इश्यू करवाई जैसी चीजों को देखा जाएगा। इसमें 5 स्तर का आकलन किया जाएगा। उपनिदेशक कार्यालय से इसके लिए टीमें भेजी जाएगी, जो स्कूलों का निरीक्षण कर वहां पर पुस्तकालय को देखेगी ताकि ग्रेडिंग के लिए सही जानकारी विभाग के पास आ सके। इसके लिए विभाग ने 5 अलग अलग मानदंड तय किए हैं। लेवल 1 में यह देखा जाएगा कि पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं, कितने अखबार और मैगजीन हैं, क्या टॉयलेट की सुविधा है, बच्चे कितने समय के लिए पुस्तकालय आते हैं। लेवल 2 में किताबों की संख्या 500 तय है। इसके अलावा हिंदी व अंग्रेजी समाचार कितने आते हैं, पुस्तकालय में बैठने के लिए कितनी जगह है, कितने बाहर के लोग पढ़ रहे जानकारी मिलेगी। 2000 किताबें और इंटरनेट जैसी सुविधा यदि पुस्तकालय में मिल रही है तो उसका ग्रेड सबसे अच्छा होगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों के अलावा बाहर के कितने लोग पुस्तकालय में पढ़े के लिए आ रहे हैं, इसका पता भी लगेगा। ग्रेडिंग पुस्तकालय की सुविधाओं के हिसाब से होगी। जब संस्थान में किताबें होगी व बैठने के लिए उचित स्थान होगा तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लोग स्कूल के पुस्तकालय आएंगे। उन्हें गांवों से उठकर शहर की लाइब्रेरी में नहीं आना पड़ेगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।